आओ भाई आओ फटाफट सी क्लास शुरू। भाई 2 ही 3 क्लासा काम हो रहे क्या? उसका पता था अपना सारा सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर तो अपना क्लास से काटियो। 2 ही 3 क्लासा काम हो 59 क्लास होगी तो इसका सेट में हो जाएगी और फिर तुम मानो 3 4 एक तरह से क्लास इतना ही काम। राम राम जी सारे ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भाई तड़के तड़के मॉर्निंग की हॉटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत करो। सुना दो के अंदर आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है आप हरियाणा जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हमारी 58 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 59वें नंबर की क्लास और जिसके अंदर हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की सारी सभ्यताएं, वो हम लोग पढ़ेंगे। एक सभ्यता के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे, शीशवाड़ सभ्यता, जो कि हरियाणा की सबसे पहली और सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर शुमार है। चेतांग नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। आदमपुर हिसार जिले के अंदर आपकी स्थित है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके थे अच्छे तरीके से, विस्तारपूर्वक, जी हां पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में। इसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के बारे में, राखी गढ़ी, कुणाल, ठीक है, इन सभी के बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ने का काम करेंगे। और आज इस टॉपिक को आज तो समाप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है, कल ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है भाई। करें स्टार्ट। फरीदाबाद से राम राम विशुभती, राम राम भाई, राम राम, शाबाश भाई शाबाश। करें शुरू। 1 मिनट रुक जाओ भाई, अभी करते हैं स्टार्ट। 1-2 जने हैं उनको ब्लॉक कर दें। तो देखो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता हमारे पास वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का मतलब ही क्या? वैदिक सभ्यता मतलब पुराने जो वेदों के टाइम की जो सभ्यता, उसको हम लोग वैदिक सभ्यता बोलेंगे। पुराने वेदों के टाइम की सभ्यता कितनी पुरानी जी? इस पुरानी का मतलब ये जैसे ये मान लिया जो महाभारत के टाइम की सभ्यता, यानी जिस टाइम जैसे ऋग्वेद हो गया, ये वेद वगैरह थे उस टाइम की। ये ईसा पूर्व यानी जो ईसा मसीह का जन्म था उससे पहले की सभ्यता है। यानी कब से कब तक की जी? 1500 से लेकर 500 ईसा पूर्व पुरानी, इतनी पुरानी सभ्यता है भाई। कितनी? 1500 से 500 ईसा पूर्व पुरानी क्या है? ये सभ्यता है। ओके जी। इसी सभ्यता को, जैसे वैदिक सभ्यता है, इस सभ्यता को जैसे हमारी शीशवाड़ सभ्यता थी उसके समकालीन माना जाता है, क्योंकि हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी सभ्यता शीशवाड़ है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता को क्या है? शीशवाड़ सभ्यता के समकालीन का मतलब होता है कंटेम्पररी। इसका मतलब भाई इसी टाइम वैदिक सभ्यता चलने लग रही थी, इसी के साथ साथ हरियाणा के अंदर शीशवाड़ सभ्यता चलने लग रही थी। दोनों की दोनों लगभग एक ही समय पर हुई थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आपसे प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था कि शीशवाड़ सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? तो वैदिक सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। लिखेंगे सभी साथी, इस सभ्यता को शीशवाड़ सभ्यता के समकालीन माना जाता है भाई। सभ्यता के समकालीन माना जाता है, ठीक है भाई। समकालीन का मतलब समझ गए? यानी भाई उससे टाइम तो शीशवाड़ सभ्यता आई थी और उसी के टाइम पर क्या आपकी वैदिक सभ्यता भी आई थी। ओके जी। क्योंकि वैदिक सभ्यता भी बहुत पुरानी है और शीशवाड़ सभ्यता मैंने आपको कल पढ़ाई थी कि हरियाणा के अंदर सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर शुमार है। ओके जी। इसके अलावा जो ये वैदिक सभ्यता चलने लग रही थी, इस सभ्यता के अंदर हरियाणा का नाम क्या था भाई? ये प्रश्न बताओ। वैदिक सभ्यता में एचआर का नाम क्या था भाई? तो वैदिक सभ्यता के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो हरियाणा को पुराने समय, पुराने वेदों के अंदर किस नाम से? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। तो यानी इसको क्या है? ब्रह्मवर्त के नाम से वैदिक सभ्यता के अंदर हरियाणा को जाना जाता है। और ये जो क्षेत्र है पूरा इसको क्या है? बहुधान्यक भी बोला गया है, ठीक है। तो हरियाणा क्या नाम था? ब्रह्मवर्त है। ब्रह्मवर्त, इस सभ्यता में एचआर का नाम क्या था? ब्रह्मवर्त था। तथा इसको क्या है? तथा इसको बहुधान्यक भी बोला जाता था, ठीक है। बहुधान्यक का मतलब समझ गया ना? जहां पर आपका धन बहुत है। धन कौन सा जी? अनाज रूपी धन भाई। ओके, बोला जाता था। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल आई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। जो तुम्हारी वैदिक सभ्यता थी, किन 2 प्रमुख नदियों के किनारे थी? तो प्रमुख नदी कौन सी है? सरस्वती और दृष्टद्वती। कौन कौन सी 2 नदी हैं? एक तो सरस्वती, इसके पीछे भी ती आ गया, दृष्टद्वती के पीछे भी ती आ गया। इन 2 नदियों के किनारे ये सभ्यता आपकी स्थित थी भाई। कौन सी? सरस्वती व दृष्टद्वती नदियों के किनारे आपकी स्थित थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। द्वती के बीच स्थित थी भाई, ठीक है। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल समझ में आई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी? कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। आगे चलूं भाई। लंबाड़ी नृत्य का संबंध तेलंगाना ट्रिक ऐसी बना रखी भाई, बालक भूलना को नहीं। बहुत बढ़िया भाई।
शाबाश शाबाश। ठीक है, हरियाणा के अंदर जो ये वैदिक सभ्यता है इसके लगभग हमें कितने साइट्स हमको मिलती हैं? तो हरियाणा के अंदर हमें 300 साइट्स मिलती हैं भाई। एचआर में इस सभ्यता के 300 स्थल देखने को मिलते हैं हमें, 300 स्थल देखने को मिलते हैं, यानी कि हमें इसकी 300 साइट्स देखने को मिलती हैं। 300 अलग अलग साइट्स हैं जड़ा क्या हमें वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है। और वैदिक सभ्यता के दौरान जो लिखा गया एक सबसे फेमस ग्रंथ हो कौन सा है? तो ग्रंथ कौन सा होगा? जो सा हरियाणा का क्या जो हमारे देश का सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे पुराना ग्रंथ या वेद कौन सा है? ऋग्वेद है जी। तो ऋग्वेद किस टाइम पर? वैदिक सभ्यता के दौरान आपका लिखा गया था। तो लिखेंगे सभी साथी, प्रमुख ग्रंथ कौन सा था वैदिक सभ्यता के दौरान? तो प्रमुख ग्रंथ कौन सा होगा? जो सा सबसे पुराना होगा, क्योंकि वैदिक सभ्यता भी तो सबसे पुरानी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या था? ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन क्या था? ग्रंथ या वेद था, जिसका जन्म आपका वैदिक सभ्यता के दौरान हुआ था। ओके जी, चीज हमारी समझ में आई। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के दौरान ही क्या है, जो चित्रकला थी, चित्रकला के अंदर सबसे अधिक गिरावट आई। क्योंकि वेदों वाली जो उस टाइम सभ्यता थी, उस टाइम लोग चित्र चात्र बनाया कौन करते? सारे जड़ी बूटियों से इलाज करना, वेद लिखना, यानी लिखावट वाली चीजों के ऊपर लोग आगे बढ़ चुके थे। ठीक है, और ये चित्रकला वगैरह ये आपकी मतलब उस टाइम इसका डाउनफॉल आ गया था। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि किस काल के अंदर चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट आई, तो वैदिक सभ्यता के दौरान क्या है? हरियाणा में चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट आई। लिखेंगे सभी साथी, इस काल के दौरान चित्रकला में सर्वाधिक गिरावट आई भाई, सर्वाधिक गिरावट आई भाई। ठीक है, चित्रकला हमारी क्या है? बिल्कुल तड़ीमा लग गई थी भाई। ठीक है, कोई चित्रकला का मैं कोई वो नहीं कर रहा था। ओके जी, अब ये जो वैदिक सभ्यता है, संस्कृति है, इसके दौरान जो दो प्रमुख शहर थे वो कौन कौन से थे भाई? दो प्रमुख शहर इस सभ्यता के दौरान, एक तो था जी हमारा कुरुक्षेत्र। कौन सा था? एक तो था जी कुरुक्षेत्र, और दूसरा कौन सा था जी? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर देखा महाभारत वाला? हाँ जी देखा है, हस्तिनापुर। और ये जो हस्तिनापुर था, इसको अन्य किस नाम से जाना था? इसको कुरु जागाल के नाम से भी जाना जाता था। इसको क्या है? कुरु जागाल, क्योंकि कुरु था ना राजा कौरव, कुरु जागाल के नाम से। यानी दो क्षेत्र। आपसे प्रश्न पूछे वैदिक सभ्यता के दौरान दो प्रमुख शहर कौन से थे, तो दो थे आप लोगों के पास। कौन कौन से? एक तो कुरुक्षेत्र और एक हस्तिनापुर या कुरु जागाल। दो हमारे क्या थे? हस्तिनापुर एक तरीके से पांडवों की इनकी राजधानी तो थी, जरा सारा का सारा काम चला करता जी। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। आगे चलो, अब हम लोग बात करते हैं हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर की क्या कुछ खास बात है? तो हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? दुष्यंत था ना राजा कौरव, कुरु जागाल के नाम से। यानी दो क्षेत्र। आपसे प्रश्न पूछे वैदिक सभ्यता के दौरान दो प्रमुख शहर कौन से थे, तो दो थे आप लोगों के पास। कौन कौन से? एक तो कुरुक्षेत्र और एक हस्तिनापुर या कुरु जागाल। दो हमारे क्या थे? हस्तिनापुर एक तरीके से पांडवों की इनकी राजधानी तो थी, जरा सारा का सारा काम चला करता जी। बिल्कुल सही, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। आगे चलो, अब हम लोग बात करते हैं हस्तिनापुर की। हस्तिनापुर की क्या कुछ खास बात है? तो हस्तिनापुर किसकी राजधानी थी? दुष्यंत राजा आया करता, उसका छोरा का नाम था भरत, उस भरत की राजधानी थी हस्तिनापुर। लिखेंगे सभी साथी हस्तिनापुर की थोड़ी सी कुंडली। हस्तिनापुर किसकी थी भाई? दुष्यंत नाम का एक राजा था, दुष्यंत पुत्र भरत की जो राजधानी थी वही क्या थी? वही हस्तिनापुर थी। फिर इसने और बालक जन्म दिया, फिर उन्होंने और बालक जन्म दिया, कौरव पांडव बन गए। ठीक है, उसी से आपकी महाभारत हुई थी। ठीक है, और जो हस्तिनापुर है, यहां से हमें किस चीज के अवशेष मिले हैं? चावल व गन्ने के अवशेष मिले। यानी इससे हमें क्या प्रूफ मिला कि उस टाइम में चावल की और गन्ने की खेती होती थी। गेहूं के अवशेष हमें नहीं मिले, यानी पुराने समय के अंदर गेहूं की खेती नहीं होती थी। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी किस चीज के अवशेष मिले हैं? चावल व गन्ने के अवशेष मिले हैं भाई, गन्ने के अवशेष मिले हैं भाई। ठीक है, किससे मिले हैं? हस्तिनापुर से मिले हैं। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी भाई। ठीक है, अब जो हमारे पुराने वैदिक ग्रंथ, over 12 lakh styles, 3000 stylish brands, 1 million influencer approved looks, easy returns, free ship. भरत क्या मेनली कुरु वंश थे, कुरु इनको बोलते थे। ठीक है, तो कुरुओं का उल्लेख पंचालों के साथ मिलता है। पंचाल वंश के भी लोग होते थे, तो उनको कहा कुरु है और पंचाल ये एक ही टाइम के थे। तो आपसे पूछ लिया जाए ठीक है कि वैदिक ग्रंथों के अंदर कुरुओं का उल्लेख किसके साथ मिलता है? तो वैदिक ग्रंथों में कुरुओं का उल्लेख
किसके साथ मिलता है? पांचालों के साथ मिलता है भाई, पांचालों के साथ मिलता है। ओके जी, ये चीज भी हमारी समझ में आ गई। और अब ये जो कुरु थे, कुरुओं का राजा कौन सा था बताओ भाई? तो राजा, कुरुओं के जो राजा थे उसके अंदर राजा एक कुरु आया, जिसका नाम था वीर संचरण। एक कुरु राजा क्या नाम था? वीर संचरण। उसी का पुत्र था, वो कौन था? कौरव था। ठीक है, मतलब कि ना पुत्र कौरव नहीं था, जो ऐसे ऐसे नहीं था, ये ऐसे है कि जो कुरु राजा था वीर संचरण, कुरु है भाई, कैसे था वैदिक ग्रंथ में कुरुओं का उल्लेख मतलब जो राजा कुरु था ना, वो वीर संचरण का बेटा था। ठीक है, उसी ने कौरव वंश की स्थापना करी थी इस तरीके से ये। ठीक है, राजा कुरु वो वीर संचरण का पुत्र था। लिखेंगे सभी साथी, कुरुओं के अंदर क्या था? राजा कुरु। राजा कुरु किसका बेटा था? वीर संचरण का पुत्र था भाई, वीर संचरण का पुत्र था वह, इसी ने कौरव वंश की स्थापना की थी भाई। ठीक है, राजा वीर संचरण क्या था? कुरु वंश का, आपका मतलब कि राजा वीर सॉरी राजा कुरु क्या था? वीर संचरण का पुत्र था, और इसी ने क्या है? कौरव वंश की स्थापना करी थी। इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आ गई, शाबाश भाई। अब तो ये कुरु आया करते, इन्होंने जिस भूमि के ऊपर खेती करी, जहां पर इन्होंने चावल व गन्ने की खेती करी, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था? उस भूमि को आदि रूपा बोला जाता था। ठीक है, तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को, लिखेंगे सभी साथी, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को, भूमि को हम लोग क्या बोलते थे? आदि रूपा हम लोग बोलते थे। लिखेंगे सभी साथी, आदि रूपा बोलते थे। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड। और ये जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के दौरान जो मतलब वहां के जो मेन लोग होते थे, उनका पेशा क्या होता था? तो पुराने समय के अंदर सभी को पता, जब यहाँ पर चावल गन्ने के उसमें तो पेशा क्या हुआ? कृषि और पशुपालन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, इस सभ्यता के लोगों का पेशा क्या था? कि लोगों का जो पेशा था, यानी जो मेन काम था, वो क्या था? क्या था? कृषि व पशुपालन, खेती बाड़ी करना या फिर पशुपालन, लिए ये इनका मेन पेशा होता था। किसका? जो आपकी वैदिक सभ्यता के लोग थे वो भाई। अब हम लोग बात करेंगे महाभारत की भाई, क्योंकि महाभारत में तो यही कौरवों और पांडवों के बीच में तो हुई थी। तो महाभारत का युद्ध आपका कब हुआ था? पहली बात तो 900 ईस्वी पूर्व, यानी वैदिक काल के दौरान ही। लिखेंगे सभी साथी, आपसे पूछ ले महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था जी कब? 900 ईस्वी पूर्व, वैदिक काल के दौरान भाई। 900 ईस्वी पूर्व कब है आपका जी? वैदिक काल के दौरान। अभी वैदिक काल के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, तो वैदिक काल के दौरान आपका क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था जी। ओके जी, हमारे समझ में देखो, सीधी सी बात है। अभी वैदिक काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व है ना, तो ये 900 1500 और 500 के बीच में आने लग रहा है। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईस्वी पूर्व के आपका महाभारत का युद्ध। आपसे पूछ ले किस काल के अंदर हुआ था? तो आपका वैदिक काल के अंदर हुआ था भाई। ठीक है जी, ये युद्ध हुआ कहां पर जी? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर ये आपका युद्ध हुआ। कितने दिन तक चला? आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। कहां पर युद्ध? कुरुओं के अंदर क्या था? राजा कुरु। राजा कुरु किसका बेटा था? वीर संचरण का पुत्र था भाई, वीर संचरण का पुत्र था वह, इसी ने कौरव वंश की स्थापना की थी भाई। ठीक है, राजा वीर संचरण क्या था? कुरु वंश का, आपका मतलब कि राजा वीर सॉरी राजा कुरु क्या था? वीर संचरण का पुत्र था, और इसी ने क्या है? कौरव वंश की स्थापना करी थी। इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, चीजें समझ में आई या नहीं आई? जी बिल्कुल आ गई, शाबाश भाई। अब तो ये कुरु आया करते, इन्होंने जिस भूमि के ऊपर खेती करी, जहां पर इन्होंने चावल व गन्ने की खेती करी, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता था? उस भूमि को आदि रूपा बोला जाता था। ठीक है, तो कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को, लिखेंगे सभी साथी, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को, भूमि को हम लोग क्या बोलते थे? आदि रूपा हम लोग बोलते थे। लिखेंगे सभी साथी, आदि रूपा बोलते थे। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हुई हर एक साथी के, शाबाश भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड। और ये जो आपकी वैदिक सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता के दौरान जो मतलब वहां के जो मेन लोग होते थे, उनका पेशा क्या होता था? तो पुराने समय के अंदर सभी को पता, जब यहाँ पर चावल गन्ने के उसमें तो उनका पेशा क्या हुआ? कृषि और पशुपालन होगा। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी, इस सभ्यता के लोगों का पेशा क्या था? कि लोगों का जो पेशा था, यानी जो मेन काम था, वो क्या था? क्या था? कृषि व पशुपालन, खेती बाड़ी करना या फिर पशुपालन, लिए ये इनका मेन पेशा होता था। किसका? जो आपकी वैदिक सभ्यता के लोग थे वो भाई। अब हम लोग बात करेंगे महाभारत की भाई, क्योंकि महाभारत में तो यही कौरवों और पांडवों के बीच में तो हुई थी। तो महाभारत का युद्ध आपका कब हुआ था? पहली बात तो 900 ईस्वी पूर्व, यानी वैदिक काल के दौरान ही। लिखेंगे सभी साथी, आपसे पूछ ले महाभारत का युद्ध कब हुआ था? तो महाभारत का युद्ध हुआ था जी कब? 900 ईस्वी पूर्व, वैदिक काल के दौरान भाई। 900 ईस्वी पूर्व कब है आपका जी? वैदिक काल के दौरान। अभी वैदिक काल के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, तो वैदिक काल के दौरान आपका क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था जी। ओके जी, हमारे समझ में देखो, सीधी सी बात है। अभी वैदिक काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व है ना, तो ये 900 1500 और 500 के बीच में आने लग रहा है। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईस्वी पूर्व के आपका महाभारत का युद्ध। आपसे पूछ ले किस काल के अंदर हुआ था? तो आपका वैदिक काल के अंदर हुआ था भाई। ठीक है जी, ये युद्ध हुआ कहां पर जी? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर ये आपका युद्ध हुआ। कितने दिन तक चला? आओ इसके बारे में। तो महाभारत का युद्ध हुआ था जी कब? 900 ईस्वी पूर्व, वैदिक काल के दौरान भाई। 900 ईस्वी पूर्व कब है आपका जी? वैदिक काल के दौरान। अभी वैदिक काल के बारे में पढ़ने लग रहे हैं, तो वैदिक काल के दौरान आपका क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था जी। ओके जी, हमारे समझ में देखो, सीधी सी बात है। अभी वैदिक काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व है ना, तो ये 900 1500 और 500 के बीच में आने लग रहा है। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईस्वी पूर्व के आपका महाभारत का युद्ध। आपसे पूछ ले किस काल के अंदर हुआ था? तो आपका वैदिक काल के अंदर हुआ था भाई। ठीक है जी, ये युद्ध हुआ कहां पर जी? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर ये आपका युद्ध हुआ। कितने दिन तक चला? आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। कहां पर युद्ध हुआ भाई? है तो वैदिक काल के दौरान आपका क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था जी। ओके जी, हमारे समझ में देखो, सीधी सी बात है। अभी वैदिक काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व है ना, तो ये 900 1500 और 500 के बीच में आने लग रहा है। तो महाभारत का युद्ध कब हुआ? 900 ईस्वी पूर्व के आपका महाभारत का युद्ध। आपसे पूछ ले किस काल के अंदर हुआ था? तो आपका वैदिक काल के अंदर हुआ था भाई। ठीक है जी, ये युद्ध हुआ कहां पर जी? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर ये आपका युद्ध हुआ। कितने दिन तक चला? आओ इसके बारे में पढ़ते हैं। कहां पर युद्ध हुआ भाई? कुरुक्षेत्र में ये युद्ध हुआ था, युद्ध हुआ भाई। ओके जी, कितने दिन तक चला जी? 18 दिन तक चला था जी। 18 दिन तक क्या था आपका? ये युद्ध चला जी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। किन के बीच में हुआ था जी? कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था जी। लिखो जी, कौरवों व पांडवों के बीच में हुआ। पूछे जाते हैं महाभारत से भी प्रश्न है, कदे हल्का में ले लो फिर रो उनको ये क्या गया। ठीक है, इसलिए करवाने लगे, ग्रुप डी 2018 की 32 उसके अंदर पूछे गए थे। तो इसके अंदर मेनली क्या कांसेप्ट था कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई, अधर्म पर धर्म की जीत हुई। युद्ध के नियम किस दिन टूटे भाई? तो जब युद्ध का 13वां दिन था, उस दिन क्या था? युद्ध के नियम टूटे थे। किस कैसे टूटे जी? अभिमन्यु, जो अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, उसका वध कर दिया गया चक्रव्यूह बना के। एक ही व्यक्ति, क्योंकि पुराने समय के अंदर ये रूल होते थे युद्ध के अंदर, जैसे अगर मैं एक जना तो मेरे लेके जाना लड़ेगा, ये रूल था। नो मैं अकेला था, मैं 3 जने के लड़ूंगा, ये इसको युद्ध के नियमों के खिलाफ था। ठीक है, अब अभिमन्यु अकेला था, उसका इतने बड़े बड़े मारते थे, कौरव सेना को सारे उसके ऊपर टूट पड़े, सारे ने मिलकर मार दिया। ठीक है, यानी रूल जो युद्ध के रूल थे वो कहते हैं टूटे थे। लेकिन सभी साथी, युद्ध के नियम कब टूटे थे? 13वें दिन, जब युद्ध चल रहा था तो 13वें दिन टूटे थे भाई। किस रूप में टूटे? तो आपका क्या था? अर्जुन पुत्र
अर्जुन पुत्र अभिमन्यु वध, अभिमन्यु का चक्रव्यूह दोबारा वध, चक्रव्यूह बना के क्या है इसका वध कर दिया गया। इसमें क्या है महाभारत के युद्ध के नियम टूट गए थे, बिल्कुल सी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और ये कहां पर हुआ था सारा का सारा सिस्टम, ये अमीन गांव के अंदर, अमीन गांव का मैं आपका चक्रव्यूह बनाया गया था, ठीक है, वहां पर ये सारा का सारा प्रोसेस चला था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है जी। युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी महाभारत के युद्ध की, तो ज्योतिसर से। लिखेंगे सभी साथी, युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ज्योतिसर नाम की जो जगह है वहां से क्या थी आपकी युद्ध की शुरुआत हुई थी। लिखेंगे सभी साथी ज्योतिसर से, ठीक है। ज्योतिसर नाम की जगह कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर सरोवर भी देखा हुआ आप लोगों ने, तो वहां से क्या थे इस युद्ध की स्टार्ट। ज्योतिसर है कुरुक्षेत्र के अंदर, एग्जैक्ट पूछा तो थानेसर के अंदर भाई, उधर आपका ज्योतिसर है, उड़ता के तरह युद्ध की शुरुआत हुई थी। ओके चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने है अर्जुन को भाई जो गीता का जो उपदेश दिया था वो किस वृक्ष के नीचे दिया था, ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया, वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष, इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। चीजें समझ में आई, ओके जी। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथ में आ गई थी, राजा परीक्षित के हाथ में, ठीक है। बस इतना याद रखना, पूरा हो गया वैदिक सभ्यता, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथ में आई, राजा परीक्षित के हाथ में। ओके भाई, ओके जी, चीज क्लियर होगी। वैदिक सभ्यता हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग आगे चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कोई बताओ, हमने 3 पेजों के ऊपर वैदिक सभ्यता पढ़ी है। वैदिक सभ्यता कब की, अपने हरियाणा मतलब भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर है। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की द्वारा वध, चक्रव्यूह बना के क्या है इसका वध कर दिया गया। इसमें क्या है महाभारत के युद्ध के नियम टूट गए थे, बिल्कुल सी बात, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। और ये कहां पर हुआ था सारा का सारा सिस्टम, ये अमीन गांव के अंदर, अमीन गांव का मैं आपका चक्रव्यूह बनाया गया था, ठीक है। वहां पर ये सारा का सारा प्रोसेस चला था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है जी। युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी महाभारत के युद्ध की, तो ज्योतिसर से भाई। लिखेंगे सभी साथी, युद्ध की शुरुआत कहां से हुई थी, तो ज्योतिसर नाम की जो जगह है वहां से क्या थी आपकी युद्ध की शुरुआत हुई थी। लिखेंगे सभी साथी ज्योतिसर से, ठीक है। ज्योतिसर नाम की जगह कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर सरोवर भी देखा हुआ आप लोगों ने, तो वहां से क्या थे इस युद्ध की स्टार्ट। ज्योतिसर है कुरुक्षेत्र के अंदर, एग्जैक्ट पूछ लिया तो थानेसर के अंदर भाई, उधर आपका ज्योतिसर है, उड़ता के तरह युद्ध की शुरुआत हुई थी। ओके चीजें समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। इसके अलावा भगवान कृष्ण ने है अर्जुन को भाई जो गीता का जो उपदेश दिया था वो किस वृक्ष के नीचे दिया था, ये प्रश्न भी पूछा गया है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया, वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष, इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। चीजें समझ में आई, ओके जी। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथ में आ गई थी, राजा परीक्षित के हाथ में, ठीक है। बस इतना याद रखना, पूरा हो गया वैदिक सभ्यता, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथ में आई, राजा परीक्षित के हाथ में। ओके भाई, ओके जी, चीज क्लियर होगी। वैदिक सभ्यता हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग आगे चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कोई बताओ, हमने 3 पेजों के ऊपर वैदिक सभ्यता पढ़ी है। वैदिक सभ्यता कब किसके हाथ में आ गई थी, राजा परीक्षित के हाथ में, ठीक है। बस इतना याद रखना, पूरा हो गया वैदिक सभ्यता, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथ में आई, राजा परीक्षित के हाथ में। ओके भाई, ओके जी, चीज क्लियर होगी। वैदिक सभ्यता हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग आगे चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कोई बताओ, हमने कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश किस पेड़ के नीचे दिया, वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष, इतना अच्छा ज्ञान दे रहा है, वट वृक्ष के नीचे, ठीक है। चीजें समझ में आई, ओके जी। अब जब युद्ध समाप्त हो गया तो युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथ में आ गई थी, राजा परीक्षित के हाथ में, ठीक है। बस इतना याद रखना, पूरा हो गया वैदिक सभ्यता, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथ में आई, राजा परीक्षित के हाथ में। ओके भाई, ओके जी, चीज क्लियर होगी। वैदिक सभ्यता हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग आगे चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कोई बताओ, हमने 3 पेजों के ऊपर वैदिक सभ्यता पढ़ी है। वैदिक सभ्यता कब की, अपने हरियाणा मतलब भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर है। जैसे आपकी हरियाणा के अंदर सीसोड़ सभ्यता सबसे पुरानी, उसी टाइप से वैदिक सभ्यता। ओके भाई, ओके जी, चीज क्लियर होगी। वैदिक सभ्यता हर एक साथी राजा परीक्षित के हाथ में, ठीक है। बस इतना याद रखना, पूरा हो गया वैदिक सभ्यता, ठीक है। युद्ध समाप्त होने के बाद हस्तिनापुर की गद्दी किसके हाथ में आई, राजा परीक्षित के हाथ में। ओके भाई, ओके जी, चीज क्लियर होगी। वैदिक सभ्यता हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग आगे चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कोई बताओ, हमने 3 पेजों के ऊपर वैदिक सभ्यता पढ़ी है। वैदिक सभ्यता कब की, अपने हरियाणा मतलब भारत की सबसे पुरानी, राजा परीक्षित के हाथ में। ओके भाई, ओके जी, चीज क्लियर होगी। वैदिक सभ्यता हर एक साथी क्लियर हुई या नहीं हुई। अब हम लोग आगे चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कोई बताओ, हमने 3 पेजों के ऊपर वैदिक सभ्यता पढ़ी है। वैदिक सभ्यता कब की, अपने हरियाणा मतलब भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर है। जैसे आपकी हरियाणा के अंदर सीसोड़ सभ्यता सबसे पुरानी, उसी टाइप से वैदिक सभ्यता क्या है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर सबसे पुरानी सभ्यताओं के अंदर आती है। 1500 से 500 ईस्वी पुरानी है, ठीक है। हरियाणा में सभ्यता के 300 स्थल हमको देखने को मिलते हैं। और इस सभ्यता हरियाणा में उसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, ब्रह्मवर्त, या फिर हम लोग जो हरियाणा का बहुधैनक बोलते हैं उस नाम से भी। प्रमुख नदी कौन सी, सरस्वती व दृष्टि नदी के बीच में प्रमुख ग्रंथ ऋग्वेद है। इस काल के दौरान चित्रकला के अंदर सर्वाधिक गिरावट आई थी। हस्तिनापुर दुष्यंत पुत्र भरत की राजधानी थी। चावल गन्ने के अवशेष हमें यहाँ से मिले थे। वैदिक ग्रंथों में कुरुओं का उल्लेख पांचालों के साथ मिलता है। राजा कुरु कौन थे, वीर संचरण का पुत्र था। और इसी ने क्या थी, कौरव वंश की स्थापना करी थी। कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को क्या बोलते थे, आदि रूपा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी 2018 के अंदर आया था, ठीक है। सभ्यता के लोगों का पेशा क्या था, कृषि व पशुपालन। महाभारत का युद्ध 900 ईस्वी पूर्व था वैदिक सभ्यता के दौरान, ठीक है। फिर वैदिक काल के दौरान कुरुक्षेत्र के अंदर सारा सिस्टम मैं आप लोगों को बता दिया है। इतनी चीजें सभी के समझ में आई तो फिर मैं आगे चलता हूं। बताओ भाई, जीडी की क्लास करेंगे यार स्टार्ट। अभी तो एग्जाम ही पोस्टपोन हो गया, एग्जाम डेट का नहीं पता कब आएगी। रिकॉर्ड क्लास बैच में मिलेगी, बैच है मेरा जॉब टारगेट के नाम से आपको ऐप मिला, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करना तो आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाएगी। सर हरियाणा योजना है, नवीन कुमार भाई कल भी बताया था। हरियाणा योजना करंट का टॉपिक है मेरे भाई। जब हरियाणा की करंट अफेयर करवाऊंगा तो उसके साथ योजना भी करवा दी जाएगी, ठीक है। थोड़ी के अंदर नहीं आती हरियाणा की योजना, वो करंट के अंदर आती है। आज भी लाइट होने ना भाई, लाइट है, लाइट नहीं होती तो कैमरा बंद हो लेंदा, क्या दिक्कत हुई। थोड़ा और एक्सप्लेन, और इस तरह एक्सप्लेन मेरे पता होगा कौन भाई, और एक्सप्लेन करो। और इसमें कितना मतलब एक्सप्लेन करना, पढ़ूं जमा
ये पाथ रिजल्ट कब आएगा ग्रुप डी का? ग्रुप डी का कौन सा रिजल्ट आना है? अभी सीधी नहीं भर्ती आओगी भाई। आज ये मेरा बता दो, 20 कमेंट ना क्या बार करेगा। आगे चलो पार्थ, मास्टर गर्मी करवा दी। और रिशु धीमान सस्ते ना से करा भाई। इस बैच का मैं सबको बैच किसका मैं क्या नाम है टेलीग्राम को स्पेशल गेट रखा। काना ना खोल के अच्छी सुन ले। सिर्फ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और एसआई इन दो भर्तियों को छोड़कर किसी में भी पहले फिजिकल नहीं होगा। सिर्फ इन दो भर्तियों में पहले फिजिकल का रूल है। चितारी फॉरेस्टर की और चितारी फॉरेस्ट गार्ड की सब में पहला रिटर्न होगा। आगे चीज समझ में बहुत सारे जो यूट्यूब जगत के शिक्षक हैं, ठीक है, उनको शायद इस चीज का भी नहीं पता या फिर उन्होंने नोटिफिकेशन अच्छे से नहीं पढ़ा। वो ये बताने लगे कि फिजिकल पहले होगा, ठीक है। 10 गुना के हिसाब से फिजिकल इनको इतने बच्चे बिठाने हैं। फॉरेस्ट गार्ड की 70 पर कट ऑफ हो जाती 75 तक को नहीं आवे, ठीक है। जिस दिन असली कैलकुलेशन करके बता दी रोगे कोई यो किया 18 से 42 साल की उम्र छोटे छोटे इकट्ठी वैकेंसी ना नहीं ना कोई एज वाला ना की में रहेगा। मैं जो कट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड की फिल्टर बैठ जाएंगे तैयारी करनी छोड़ दोगे। इंड दी 7,500 वाला 80 प्लस है भाई। और बोलो 80 प्लस है। ये देख लो हम खुद अंदाजा लगा लो कट ऑफ बता दूं बताऊं 779 वैकेंसी है, गुणा 10 कर दो 7,790। इतने बच्चे रिटर्न में बैठेंगे एक बार भी फालतू नहीं बैठ सकता, ये रूल है, ठीक है। एचएससी का ये तो अपने पास डाटा है वेबसाइट को अपनी खुद पब्लिक करके दिखा दिया था, ठीक है। करीबन 6,000 बच्चे हैं, 6,000 बच्चे मान के चलो। मेरे पास 1 लाख बच्चा डाटा है, उसका सिर्फ 6,000 बच्चे हैं जो कि 80 प्लस हैं, ठीक है। 1 लाख बच्चा डाटा 7.5 लाख पास हो रहे हैं। जोर मार की भाई मैं कहने लगा जोर मार लो 7.5 होंगे, लेकिन एक बार मैं 6 मान लो तारीख उसी का हिसाब था। 6,000 बच्चे 80 प्लस है। इवन चांदे जाओ होना है जैसे जैसे नंबर कम से 80 है, ये 79 लगाओगे 79 80 का बीच में मान लो तो इससे का बीच में 30,000 1200 बच्चे मिल जाएंगे। 1000 से लेकर 1200 तक के बच्चे इसे रेंज में मिल जाएंगे, ठीक है। 1000 मान लो कम तक मान के चलता रखते है। एक नंबर और कम कर दो 78, ठीक है। इतने 78 प्लस मान लो तो हम करीबन 38,000 बच्चे मिल जाएंगे। 8,000 बुलाने कितने 7,790 या सच्चाई है। ये कई जनों को 70 बजा 70 बस हम शर्त मार लो 8 में मेरी जबान 1070 चली जाता फॉरेस्ट गार्ड की। और बोलो पहला रिटर्न है 100 बार बता लिया। स्पेशल टेलीग्राम पर पोस्ट की बताई थी 5 फुट की गैंट होगी ना कोई, ठीक है, जिसकी हाइट उसका फॉरेस्ट गार्ड में लगने को नहीं, वो भी इसका पेपर देगा। आगे समझ पहला रिटर्न है 5 फिजिकल होगा। फिजिकल में ना पास हो क्यों ना है, कुछ नहीं हुआ है। और 25 किलोमीटर की दौड़ता भी फिजिकल पड़ जाऊंगा आराम से वॉकिंग करते जाऊंगा तो भी 4 घंटे 25 किलोमीटर कौन पड़ना यार। आराम से वॉकिंग करते जाना तो भी 4 घंटे 25 किलोमीटर पड़ जाए। कड़ा मैं मारे रहे हो। ये तो मैंने जो 78 बताई ना मैंने टोटल बच्चे बताए इतने हैं। जनरल की कट ऑफ तो भी साथ बताओगी। इसका मैं 780 जनरल की थोड़ी ना है। इसका मतलब मादी मान के चलो ये तो मैंने ध्यान को कितनी है 350 मान के चलो जनरल की। तो इसका 10 गुना करियो 3500 बच्चे तो टॉप के 3500 बच्चे कड़ा लग पाओगे। टॉप के 3500 बच्चे 85 नंबर पाए टॉप के 85 पर को नहीं आया करीबन 81 82 नंबर पे 82 नंबर मान के चलो टॉप के 3500 बच्चे 82 83 आराम था, ठीक है भाई। तामसुकर सोच रहे हो है कोई इतना सोच रहे हो 70 वाला को करे कौन जावा इस बात की मेरी गारंटी है। मेरा एक दोस्त उसके कितने 83 नंबर है, उसका अपने वेबसाइट पर रैंक कटे 21वां रैंक उसका। नो सोच रहे यार तुम 83 नंबर भाई 2100 रैंक उसका 2100 जनरल की 350 वैकेंसी टॉप के 3500 बच्चे जाओगे भाई। जोर मार 80 नंबर मान लो यार जनरल के जितना नीचे उसने एक नंबर ज्यादा बच्चे आंदे हैं। आगे चलो जी आगे चल रहे हैं भाई। ओके 50 वाले का पुलिस में आ जाएगा, सपने में आ जाएगा भाई, बाकी नहीं आएगा। और बोलो चले आगे चलो आगे। अब हम लोग आते हैं हमारी जो अगली सभ्यता उसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। आओ सिंधु घाटी सभ्यता। हेलो हाँ जी नमस्कार। हाँ भाई दे 290 के 290 हाँ 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 ठीक। चलो भाई देखो तो सिंधु घाटी सभ्यता की हम लोग बात करने लग रहे हैं भाई। सिंधु घाटी सभ्यता इसके बारे में विस्तारपूर्वक पढ़ते क्या कुछ मामला है, क्या कुछ है, कब आपकी स्टार्ट हुई, क्या कुछ है। तो ये भाई आपकी 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व भाई लिखेंगे सभी साथी 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व भाई। इतनी पुरानी ये सभ्यता है कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। कितनी पुरानी है 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व, ठीक है। एक सेकंड रुको भाई। हेलो ना 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 भाई अपना उसे पकड़ वाले, ठीक है ओके। 2500 से 1700 ईस्वी पूर्व की आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आई। ओके जी हमारे समझ में आ गई। किस देखो सिंधु घाटी सभ्यता क्या अपने हरियाणा के अंदर यहाँ पर सिंधु नदी है जी, बिल्कुल है जी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे पर हो जाएगी, सिंधु नदी के किनारे। इस टाइप का प्रश्न आ सकता है क्योंकि अब की बार जो आपका ये सीटी का पेपर चलने लगा था ग्रुप सी वाला 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट वाला, उसके अंदर एक प्रश्न आया था कि भाई अरे लगदर भाई मैं क्लास में बार बार फोन ना मिला हुआ है। अच्छा ही मानस है देखो भाई क्या है। तो सिंध जैसे अभी अभी आपका आया था जब सीईटी का होता है एग्जाम, उसके अंदर क्या प्रश्न पूछा गया था, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया जैसे राखी गड्डी है। राखी गड्डी भाई कौन सी नदी के किनारे स्थित है। राखी गड्डी जो आपका हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, हड़प्पा साइट एक तरीके से, तो ये किस नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न अब की बार जो सीईटी की 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट थी उसके अंदर ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न आपसे पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है। तो सिंधु नदी के किनारे आपका स्थित है भाई। कहां पर आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है भाई, ठीक है। सिंधु नदी के किनारे कौन सी साइट स्थित है भाई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता आपकी सिंधु नदी के किनारे आपकी स्थित है। ओके जी। अभी जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके अंदर पहला खोजा गया नगर कौन सा था, प्रथम खोजा गया नगर जो सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंदर अलग अलग नगर हैं। तो जो पहला नगर खोजा गया उसका क्या नाम, उसका नाम है जी हड़प्पा। क्या नाम है हड़प्पा भाई, ठीक है। और हड़प्पा की खोज किसके द्वारा करी गई, इंडिया जीके के अंदर में मैंने तुमको बताया था कि हे प्रभु दया करो मैं 21 आगे से नहीं लूंगा, ठीक है। तो साल 1921 किसके द्वारा, दयाराम साहनी। और प्रभु क्या बोले, हड़प हड़प
यानी हड़प्पा आपका दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। कब? साल 1921 के अंदर। ओके जी, इंडिया जी के अंदर ट्रिक से करवा रखा है ये जी, बिल्कुल करवा रखा है। याद हुआ जी? बिल्कुल याद हुआ, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा जो हड़प्पा जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, इसको हम लोग कांस्य युग की सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि इसी सभ्यता के दौरान क्या जो कांसा जो धातु था वो प्रचलन में आया और उस धातु का प्रयोग आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो इस सभ्यता को हम लोग क्या है, कांस्य युग की सभ्यता भी बोलते हैं। लिखेंगे सभी साथी, कांस्य युग की सभ्यता भी बोलते हैं भाई, भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता को। चीजें समझ में आई जी? बिल्कुल आई। वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है जी। अब दूसरी चीज, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि भाई जैसे वो नहीं थे, इंडो ऑस्ट्रेलियन थे भाई, इस सभ्यता के लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन थे, आप इन्हें पढ़ा था पहले। तो इसी टाइप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे हमारे? तो ये द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन थे भाई। लिखेंगे सभी साथी, इस सभ्यता के लोग द्रविड़ ऑस्ट्रेलियन थे भाई, ऑस्ट्रेलियन थे। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आएगी, दिमाग के अंदर कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। अगला फैक्ट जो इसके अंदर आता हमारे पास है, ठीक है, जो एक व्यक्ति था आरसी मजूमदार, आरसी से बढ़िया रविंद्र चंद्र मजूमदार, इस व्यक्ति के अनुसार, ठीक है, ये लोग कौन थे? जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, तो ये लोग आर्य थे भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, बहुत बार पूछा गया है ये। आरसी मजूमदार के अनुसार, ये लोग क्या थे? आर्य थे भाई, आर्य थे। आर्य कौन थे? आपके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे। किसके अनुसार? आरसी मजूमदार के अनुसार। ओके जी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के मतलब कि उस टाइम के जो हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों के ऊपर बकरे के, हिरण के, दरियाई घोड़े के, उनका जो मतलब सिंबल है वो अंकित हुआ है। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, इस सभ्यता के सिक्कों पर या फिर मुद्राओं पर, इस सभ्यता की मुद्राओं पर किसके चित्र हमको देखने को मिलते हैं? दरियाई घोड़ा हो गया, ठीक है, बकरे हो गए, हिरण हो गए। ठीक है, बकरे, हिरण व दरियाई घोड़ों के चित्र देखने को मिलते हैं भाई, को मिलते हैं। ठीक है, किसके ऊपर हमको देखने को मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वहां से जो हमें मुद्राएं मिली यानी सिक्के मिले हैं उनके ऊपर। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? यानी ऐसा स्थल जो कि सिंधु घाटी के बारे में है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताते। सबसे पुराना स्थल वो कौन सा? हरियाणा के अंदर बिरडाना है भाई, फतेहबाद। और अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा स्थल कौन सा है हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो राखी गढ़ी है, आसी के अंदर। ठीक है, पहले हिसार के अंदर होता था। लिखेंगे सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता का अभी बोले सबसे पुराना स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबसे पुराना स्थल कौन सा है एचआर के अंदर? एचआर में वो बताओ, और सबसे बड़ा स्थल बताओ भाई, सबसे बड़ा स्थल एचआर में, दोनों के दोनों बताओ। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका जो सबसे पुराना स्थल है हरियाणा के अंदर, वो हमको कौन सा देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है बिरडाना। बिरडाना हमें कहां पर देखने को मिलता है? ये जी हमको फतेहबाद के अंदर देखने को मिलता है। लिखेंगे सभी साथी, कौन सा है हमारे पास? बिरडाना। और बिरडाना है कहां पर? फतेहाबाद के अंदर बिरडाना है। और यहां पर क्या है हमको? ये हमें सबसे पुराना स्थल हमको देखने को मिलता है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा देखने को मिलता है जी? राखी गढ़ी है, ये आपका सबसे बड़ा स्थल। पहले हिसार जिले के अंदर था, अब हांसी नया जिला बन गया, तो हांसी जिले के अंदर राखी गढ़ी देखने को मिलता है। तो इस डाटा को भी अपडेट कर लेना। ओके जी, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये सारी चीजें समझ में आई जी? हां, आ गई। अब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है, अब हम इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। जैसे पहला स्थल है आपका राखी गढ़ी, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्थल है पूरे, मतलब इसमें भारत का ही सबसे बड़ा स्थल है, नॉट ओनली हरियाणा। ठीक है, भारत का भी सबसे बड़ा स्थल। तो सबसे पहले हम लोग राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे, फिर बिरडाना के बारे में पढ़ेंगे, फिर और जो अलग अलग आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, ठीक है, आपका मित्ता थल हो गया और हो गया, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। यानी अब आप जो पढ़ेंगे क्या है? सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं।
के लिए एनफ है क्या भाई? देखो नहीं कोई अलग बैच लेने की जरूरत नहीं है बेनीवाल, मेरे हिसाब से मोर देन एनफ है भाई। ठीक है भाई, अब एचसीएस में यार अब इससे मैं तो पूरा डीप करवाने लग रहा हूं भाई। ठीक है, अच्छे तरीके से पूरी गहराई से करवाने लग रहा हूं। अब भाई इसका भी और कि मैं न्यारा पूछ ले तो अलग बात है, बाकी पूरी डीपनेस के साथ गहराई के साथ अभी करवाने लग रहे हैं। ठीक है, हरियाणा पुलिस की ओर, अरे बतावा टेंशन ना लो, तो हम स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा वैसे भी एक दो दिन में केवल आज से हमने बना दियो कट ऑफ की। ठीक है, जिसका मैं 3 वागी बता दियो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भी, चाहे कोई बुरा मानो चाहे अच्छा मानो भाई। ठीक है, आप ही बतावें सच्चाई, आप ही ना हो को सिस्टम में बैच बेचने का चक्कर मारा झूठे दिलासा है तारे गोडे फुड़वाई जाऊं। ठीक है, अरे यो तारा यो के नाम है फॉरेस्टर हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, 3 वागी बता दूंगा मैं आज शाम ना, कोशिश करूंगा शाम अलग बात बन जाए तो। ठीक है, कोशिश करेंगे। क्लियर है जी? अरे तो ग्रुप डी के लिए तो है ही है, सिंपल सी बात है यार। चले आगे, सर फायर की वैकेंसी है, हाँ आएगी, फायरमैन की वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी नहीं आएगी, आप ये समझो जून तक आएंगी, अभी नहीं आएगी फायरमैन की। ठीक है, जून तक वेट करो आप लोग, जून में ही देखने को मिलेगी। आगे चले भाई, अब हम लोग आते हैं हमारे अगले साइट के ऊपर जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, जिसके अंदर पहला स्थल कौन सा है जी? राखी गढ़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा का सबसे बड़ा स्थल है, हरियाणा नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा स्थल है भाई। पहले हिसार जिले के अंदर आता था, अब हांसी के अंदर है क्योंकि हांसी नया जिला बन गया है। ठीक है, सबसे पुराना स्थल पूछ रहे तो बिरडाना अभी हमने पढ़ा था। ठीक है जी, अब जो पेपर के अंदर पूछा गया था वो ये पूछा गया था, पहली बात तो इसकी लोकेशन लिख लो, हांसी जिले के अंदर आता है और एग्जैक्ट अगर हम लोग इसकी लोकेशन देखें तो वो हमको देखने को मिलती है नारनौंद के अंदर। नारनौंद एक तहसील है जो कि आपको हांसी जिले के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है जी, अब जो राखी गढ़ी है, पहली जो चीज जो इसके बारे में अभी पूछी गई थी, मैं आपको बता रहा था, जो 26 तारीख की मॉर्निंग शिफ्ट में पूछी गई थी, वो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे रखा था। उसके अंदर ये पूछ रखा था कि भाई जो राखी गढ़ी है वो आपका क्या है भाई, मतलब कि दृष्टद्वती नदी के दाएं तट पर स्थित है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ रखा था ये। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बिल्कुल सही कि हाँ भाई राखी गढ़ी है आपका जो कड़गर है, राखी गढ़ी है वो आपका जो दृष्टद्वती नदी है उसके दाएं तट के ऊपर स्थित है। यह कथन बिल्कुल सही हुआ, यह प्रश्न अभी भी पूछ रखा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भाई। राखी गढ़ी दृष्टद्वती नदी के दाएं तट पर स्थित है भाई, तट पर स्थित है। यह प्रश्न अभी पूछा गया था सीईटी 2025 के अंदर जो हुआ था 26 जुलाई को, उसके अंदर ये प्रश्न आपका आया था। ओके जी, ये चीज हमें क्लियर होगी भाई। ठीक है, ये ओनली मैंने क्या बताया, नॉट ओनली हरियाणा, ये आपका भारत लेवल पर सबसे बड़ा स्थल है भाई। ठीक है, इसके अलावा दुनिया के अंदर भी अगर हम लोग देखें जो सबसे मतलब बड़ा लेवल और प्राचीन लेवल पर जो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल हो तो वो भी यही है भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, दुनिया का सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भी इसको बोल सकते हैं, सभ्यता स्थल भी बोल सकते हैं भाई। ठीक है, किसको बोल सकते हैं जी? राखी गढ़ी को हम लोग बोल सकते हैं कि यह हमारा दुनिया का सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है। ओके जी, चीजें समझ में आ गई भाई। ठीक है, हरियाणा का तो आपको पता ही, मैंने आपको बता ही दिया, सबसे बड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। इसकी खुदाई किसके द्वारा करी गई? तो खुदाई में राखी गढ़ी को सताया गया। कब जी? 1997 के अंदर क्या इसको सताया गया? तो 1997 में इसकी खुदाई करी गई। किसके द्वारा करी गई? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ नाम का एक व्यक्ति था, उनके द्वारा इसकी खुदाई करी गई भाई। किसके द्वारा? डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा भाई। अमरेंद्र नाथ द्वारा क्या है 1997 में क्या है इसकी खुदाई करी गई। किसकी भी? राखी गढ़ी नामक जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है उसकी भी। ओके, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा इस स्थल की खोज किसके द्वारा करी गई? तो इसकी खोज आपकी सबसे पहले डॉक्टर सूरजभान के द्वारा करी गई थी। कब करी गई थी? 1963 के अंदर, 1963 के अंदर भाई। 1963 में सूरजभान के द्वारा क्या इसकी खोज करी गई भाई? सूरजभान द्वारा
किसकी खोज करी गई? राखी गढ़ी। देखो दो फैक्ट दोनों अलग अलग है। आपसे पूछ ले खोज किसके द्वारा करी गई, तो डॉक्टर सूरजभान 1963। ठीक है, खुदाई किसके द्वारा करी गई, तो 1997 के अंदर डॉक्टर अमरेंद्र नाथ के द्वारा। भाई अमरेंद्र नाथ के जितने जने अमर हो रहे हैं, जिनकी कबर दब रिवा में काट दूंगा, ठीक है, तो इसने खुदाई करी। और खोज किसके द्वारा? सूरज की रोशनी पड़ती है, ऑटोमेटिक राखी गड्डी की खोज होगी। इस तरीके से रख लो। ओके जी, ये चीज याद रह जाएगी। ठीक है जी, ठीक है। अभी जो वर्तमान में यहां पर खुदाई कौन करने लग रहा है? हाल ही में रिसेंट के दिनों में यहां पर जो खुदाई है वो करने का काम कौन करने लग रहा है? तो डॉक्टर वसंत शिंदे है, जो कि पुणे महाराष्ट्र के अंदर ही तो है शिंदे सरनेम, तो उनके द्वारा इसकी वर्तमान में खुदाई करी जाने लग रही है। भाई वर्तमान में जो खुदाई है वो किसके द्वारा की जाने लग रही है? डॉक्टर वसंत शिंदे, जो कि कहां से है? पुणे, या फिर इसको जो कि कहां पर पड़ता? पुणे महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर क्या इनके द्वारा इसकी को आपकी खुदाई की जाने लगी। इसके अलावा एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा भी क्या यहां पर शोध कार्य, शोध का मतलब हो गया रिसर्च के कार्य यहां पर किए जाने लगे वर्तमान में। क्या है? एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा भी यहां शोध कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। ओके, तो दो व्यक्ति याद रखना, वर्तमान में खुदाई डॉक्टर वसंत शिंदे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। शोध का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, शोध का मतलब क्या होता है? रिसर्च। यहां की नहीं, यानी कि यहां पर क्या रिसर्च वाले जो कार्य है वो किए जाने लगे। किसके द्वारा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है जी, इसके अलावा आपसे पूछ ले कि जो राखी गढ़ी नामक जो स्थल है, यहां से हमें किन किन चीजों की प्राप्ति हुई? तो पहली चीज तो यहां से हमको सोने के मनके मिले हैं, सोने के सिक्के, मनके जो पुराने टाइम के होते थे। ओके जी, यहां पर हमें एक 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा भी मिला है, जो कि एक साथ दफन किया गया था। ओके जी, इसके अलावा ईंटों से बने अन्नागार, अन्नगार का मतलब जहां पर अन्न रखा जाता था ईंटों से। जैसे ये तो टंकी आ रही है, अनाज रखने की टंकी को नहीं आ रही, उसकी पतरा की बनवान लागे रहता मैं, टंकी बनवान दे होगे, ए रा छाछ छालनी ले लो, उसका मैं गेहूं दरण की टंकी। ठीक है जी, उस टाइम क्या करते? ईंटा था बनाया कर दे, जिसका मैं अनाज रखा, ईंटों से बने अन्नगार, अन्नागार बोल देते थे उनको। ठीक है, गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गए, इसके दाने भी हमें यहां से मिले हैं। ठीक है, तो हमें यहां से प्राप्ति किस किस चीज की हुई लिखेंगे सभी साथी। यहां से हमें प्राप्ति किस किस चीज की हुई है भाई? तो पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, चार ही चीज हमें मिली है। क्या क्या मिले जी? एक तो हमको मिला जी सोने के मनके, सोने के मनके मिले हैं। ओके जी, 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा, पुराना प्रेमी जोड़ा कंकाल, ये हमको मिला है। ओके जी, इसके अलावा ईंटों के अन्नागार हमको मिले हैं, अन्नागार मिले हैं। ओके जी, इसके अलावा हमें गेहूं, जौ व चावल के जो दाने हैं भी मिले हैं भाई। ठीक है, इनको याद रखना है, ये स्टेटमेंट के अंदर पूछ सकता है, जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भाई। ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई। बता दो जी फसलें, गेहूं, जौ और चावल, तो जिसके जब दाने मिले तो इस सभ्यता की प्रमुख फसलें भी तो यही होंगी ना, जहां पर हमें जिस चीज के दाने मिले वही होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। सर जी हरियाणा जी की कब खत्म होगी? जतिन ढिल्लो भाई, एक तो इतने बड़े बड़े कमेंट करने छोड़ दे। ठीक है, हरियाणा जी की हो जाएगी टेम सर खत्म, नु समझ ले। आज क्या हो गया? शुक्रवार हो गया, तड़का शनिवार है। आज कौन सी नंबर की? 59वें नंबर की क्लास है, कल 60। सोमवार मंगलवार बुधवार 25 तारीख लग लिपटाए जाएंगे, 25 लग नहीं 26 लग लिपट जाए, या नहीं यार, नो है फरवरी में लिपटाए जाएंगे, टेंशन ना लो दाम। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा जो राखी गढ़ी है, ये तुम्हारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब विश्व विरासत स्थल, उनके अंदर भी शुमार है भाई। ठीक है, राखी गढ़ी विश्व विरासत स्थल, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है।
ये चीज भी याद रखना। इसके अलावा विश्व के जो टॉप 10 जो आपकी साइट हैं, जो शोध स्थल यानी रिसर्च सेंटर हैं, उसके अंदर से 9वां सेंटर आपका राखी गड्डी है। राखी गड्डी विश्व के जो टॉप 10 रिसर्च सेंटर जहां पर यानी शोध होने लगे, रिसर्च होने लग रही है, ठीक है, वहीं पर क्या है आपकी राखी गड्डी भी आपका उस रिसर्च सेंटर के अंदर शुमार है। क्या हुआ सर? साल तक अच्छा प्यार, 5000 साल तक अच्छा। राखी गड्डी विश्व विरासत स्थल के कहूं था मैं, राखी गड्डी विश्व विरासत स्थल शामिल है। अच्छा हाँ, दुनिया के टॉप 10 रिसर्च स्थलों में से 9वां स्थल है भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आपको राखी गड्डी के बारे में याद रखनी है। ओके जी, याद रह जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हमारी राखी गड्डी जो सभ्यता ये हो चुकी पूरी। इसके बारे में आपको सिर्फ इतने ही फैक्ट याद रखने और इसके बारे में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हमारा जो दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल आता है उसका नाम है जी फरमाना। फरमाना गांव हमको कहां पर देखने को मिलता है? रोहतक के अंदर हमको कौन सा गांव देखने को मिलता है? फरमाना गांव हमको देखने को मिलता है। फरमाना खास भी हम इसको बोल देते हैं भाई। ठीक है, और इसी फरमाना गांव को दक्ष खेड़ा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लिखेंगे सभी साथी, इसको क्या है? दक्ष खेड़ा के नाम से भी जानते हैं, नाम से भी जानते हैं। ठीक, किसको बोलते हैं? दक्ष खेड़ा। जो ये फरमाना गांव है, आपसे पूछ ले हरियाणा के अंदर क्या फरमाना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है? जी बिल्कुल है। जैसे अभी हमने पढ़ा राखी गड्डी एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, उसी टाइप से फरमाना। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो सारे सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक स्थल हमने पढ़ लिया राखी गड्डी, उसी टाइप से जैसे एक स्थल रहे आपका बिरडाना का बारे में अभी पढ़ाएंगे। ठीक है, अब जैसे एक फरमाना हो गया, मित्ताथल हो गया, ये सारे सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग दक्ष खेड़ा भी बोल देते हैं। इसकी खास बात क्या है? हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, एचआर का सेकंड सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल। जैसे पहले नंबर पे तो सबसे बड़ा कौन सा है? राखी गड्डी है। राखी गड्डी के बाद अगर आपसे पूछ ले हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल कौन सा है, तो वो फरमाना है भाई। पहले नंबर पे राखी गड्डी, दूसरे नंबर पे कौन सा हो जाएगा? फरमाना हो जाएगा। ओके जी, इसकी खोज और खुदाई कब करी गई? क्या 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 की गई जी? खुदाई भाई, खुदाई। ठीक है, तो इसकी खोज और खुदाई कब करी गई? तो 2007-9 के अंदर क्या है इसकी, 2007 से 9 तक क्या इसकी खुदाई चली थी। ठीक है, किसके द्वारा? वही डॉक्टर वसंत सिंधे, जिसने राखी गड्डी की जो वर्तमान में खुदाई करने लग रहा है, और डॉक्टर विवेक दांगी जो कि आपके एमडीयू से बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है, तो इसकी खोज खुदाई किसके द्वारा करी गई? खोज व खुदाई लिखेंगे सभी साथी। 2007 से 9, 7 से 9 तक डॉक्टर वसंत सिंधे जो अभी वर्तमान में हमारे राखी गड्डी जो साइट है उसकी खुदाई करने लग रहे हैं, और डॉक्टर विवेक दांगी, वी से ही हैं दोनों के नाम, विवेक दांगी। ये कहां से? ये एमडीयू के प्रोफेसर वगैरह हैं। ठीक है, इन दोनों के द्वारा क्या वर्तमान में भाई इसकी खुदाई की जाने लग रही है। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। अब जो ये फरमाना खास है जो कि रोहतक के अंदर हमको देखने को मिलता है, यहां की खुदाई करने लग रहे हैं, और डॉक्टर विवेक दांगी, वी से ही हैं दोनों के नाम, विवेक दांगी। ये कहां से? ये एमडीयू के प्रोफेसर वगैरह हैं। ठीक है, इन दोनों के द्वारा क्या वर्तमान में भाई इसकी खुदाई की जाने लग रही है। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। अब जो ये फरमाना खास है जो कि रोहतक के अंदर हमको देखने को मिलता है, यहां से हमें क्या क्या चीजें मिली पुराने टाइम के अंदर। ठीक है, जैसे हमने राखी गड्डी के अंदर देखे ना, सोने के मन के मिले हैं हमें। ठीक है, और आपका 5000 साल पुराना प्रेमी जोड़ा मिला है। उसी टाइप से हमें यहां से क्या कुछ प्राप्त हुआ? तो यहां पर एक तो हमें बड़ी कबरगाह प्राप्त हुई। कबरगाह मतलब एक बड़ी कबर है जिसके अंदर बहुत सारे कंकाल हैं। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी। एक तो हमें क्या मिली है? एक बड़ी कबरगाह, बड़ी हमें यहां पर कबरगाह मिली है, जिसमें बहुत सारे कंकाल हैं।
ठीक है, एक बड़ी हमें कबरगाह मिली है। कहां से मिली? फरमाना के अंदर, ठीक, जिसके अंदर बहुत सारे हमें कंकाल देखने को मिले हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। इसके अलावा सेल खड़ी से बनी हुई 4 हड़प्पा कालीन मोहरें, वो भी हमें यहीं से मिली है। लिखेंगे सभी साथी, सेल खड़ी से बनी हुई 4 हड़प्पा कालीन जो मोहरे हैं, वो भी हमें कहां से मिली हैं? वो भी हमें फरमाना से मिली है। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। इसके अलावा 27 कमरों की नींव वाला जो मकान है, ठीक है, मतलब ऐसा मकान जिसकी जो नींव है ना, उसकी नींव के अंदर ही 27 कमरे हैं। ठीक है, तो ऐसा मकान भी हमें कहां से? यहीं से मिला है, फरमाना से। 27 कमरों की जो नींव वाला मकान है, नींव वाला मकान, यह भी हमें कहां पर देखने को मिलता है? फरमाना के अंदर ही हमें 27 कमरों की नींव वाला मकान भी देखने को मिलता है। ओके जी। इसके अलावा जो कंकाल है, उन कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन मिले हैं, वो भी हमें कहां से मिले हैं? फरमाना से मिले हैं। लिखेंगे सभी साथी, कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन, कंकालों के साथ जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो भी हमें कहां से मिले हैं? वो भी हमें फरमाना से मिले। तो फरमाना से हमें ये 4 चीजें मिली हैं। जैसे राखी गड्डी से भी हमें 4 चीजें मिली थी, उसी टाइप से ही हैं। कौन कौन सी? एक तो बड़ी कबरगाह है जिसके अंदर मल्टीपल कंकाल है, सेल खड़ी से बनी हुई 4 हड़प्पा कालीन मोहरे मिली है, 27 कमरों की नींव वाला कमरा मिला, और कंकालों के साथ मिट्टी के बर्तन। ये 4 चीजें हमें यहां से देखने को मिली है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा और लास्ट स्थल आज के लिए। वैसे तो इसके 7-8 स्थल है, लेकिन आज आप सिर्फ इतने ही करेंगे। जो तीसरा स्थल है उसका नाम है जी बनावली। बनावली के बारे में और पढ़ लो, फिर क्लास की कर दूंगा छुट्टी। बनावली हमें कहां पर देखने को मिलता है जी? हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर हमें बनावली स्थल देखने को मिलता है। ये आपको जिले भी याद होने चाहिए। जैसे राखी गड्डी कहां पर है? आसी के अंदर। फरमाना कहां पर है? रोहतक के अंदर। बनावली कहां पर है? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है, आपका वो कौन सा था, वो क्या बोलिया अगर उसका एक और था ना, वो स्टार्टिंग अंदर करवाया था मना, वो चेतांग नदी के किनारे था, आदमपुरी शहर का। मैं था उसका नाम मैं भूल गया, मैं तो क्या नाम था उसका। चले आगे। बनावली बनावली बनावली। लाशियाड़ा नहीं आया भाई, आज आ जाएगा। ओम भाई ओम। टाणा। शीशो, हाँ शीशो वाला भाई, बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आओ भाई, अब पढ़ते बनावली के बारे में। पहली बात तो बनावली की खोज किसके द्वारा करी गई और कब की गई? तो साल 1973-74 के दौरान जो R.S. बिष्ट नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, उसके द्वारा क्या है, बनावली की खोज करी गई भाई। कब आपकी? साल 1973-74 के दौरान। Get the best of Korean skincare on Mintra Beauty. Pretty little baby, I'm so in love. बिष्ट द्वारा क्या है, इसकी खोज की गई। खोज है, खुदाई की गई। क्या 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 क्या? अरे खुदाई, ठीक है, इसकी खुदाई की गई साल 1973-74 के दौरान। ठीक है, ये चीज हमारे समझ में आ गई भाई। ठीक है, ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो रंगोई नदी, जिसको बाद में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाने लगा, और वर्तमान में इसको घग्गर नदी भी बोल देते हैं। तो इसके किनारे आपका स्थित है भाई। कहां पर आपका? रंगोई नदी। रंगोई नदी, जिसको सरस्वती नदी भी बोल देते थे, जिसको वर्तमान में घग्गर भी बोल देते हैं के किनारे पर भाई। ठीक है, तो हमें किस नदी के किनारे पर हमको देखने को मिलता है? वर्तमान के हिसाब से घग्गर नदी के किनारे, पुराने समय के हिसाब से रंगोई नदी, या फिर जिसको हम लोग सरस्वती नदी भी बोलते थे, उसके किनारे पर था भाई। ठीक है, हाँ, पुराने समय के हिसाब से बताने लगे रहा हूं। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। यहां से हमें क्या क्या कुछ चीजें मिली, इसके बारे में सिर्फ 2 ही चीजें जो मेन इंग्लिश की थ्योरी है। यहां से हमें चीजें बहुत सारी मिली। किनारे पुराने समय के हिसाब से रंगोई नदी, या फिर जिसको हम लोग सरस्वती नदी भी बोलते थे, उसके किनारे पर था भाई। ठीक है, हाँ, पुराने समय के हिसाब से बताने लगे रहा हूं।
बहुत बढ़िया भाई, शाबाश शाबाश शाबाश। यहां से हमें क्या क्या कुछ चीजें मिली, इसके बारे में सिर्फ दो ही चीजें जो मेन इंग्लिश की थ्योरी है, यहां से हमें चीजें बहुत सारी मिली हैं। ठीक है, तो यहां से जो प्राप्त अवशेष है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। ये जो आपका अभी जो हम आपको करवाने लग रहे हैं बनावली, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं भाई। ठीक है, तो इसको हल्के में मत लेना भाई। तो मैं यहां से कौन कौन से अवशेष देखने को मिलते हैं। पहला तो भाई मिट्टी के खिलौने। आपसे पूछेगा कि हरियाणा के अंदर मिट्टी के खिलौने किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से मिले हैं या हड़प्पा साइट से मिले हैं, तो कौन सा, बनावली। लिखेंगे सभी साथी, मिट्टी के खिलौने। मिट्टी के जो हमें खिलौने मिले हैं वो हमें कहां से मिले हैं, यहीं से मिले हैं। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। दूसरे नंबर पर हमको यहां से जुते हुए खेत के प्रमाण। कौन से कौन से कौन से, जुता हुआ खेत भाई, जुता हुआ खेत। ठीक है, जुता हुआ खेत के जो प्रमाण है, जुते हुआ का मतलब जो बाहर रखा खेत, जुते हुए खेत के प्रमाण। एक दो शब्द ऊपर नीचे करने हैं, शब्द बड़ा ही खतरनाक बन जाए, शब्द चयन बड़ा खतरनाक हो जाएगा। तो जुते हुए खेत के प्रमाण हमें कहां से मिले हैं जी, हमें बनावली से मिले हैं। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। बैलगाड़ी के पहियों के निशान, लिखेंगे सभी साथी, बैलगाड़ी के पहियों के निशान। पुराना टाइम में बहुत बैलगाड़ी आ गई, आजकल सबके पास ट्रैक्टर है, लोग बरोटी भी ट्रैक्टर में लिया हुआ है। नहीं पहला बैलगाड़ी में बैठे जो मजा आया करता रेड़ू चलाने में, बैठो और नु बलद का नु पाछा पर गुदगुदी कर दिया करते और बलद नु बाजा करता नु तगड़क 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 है। दोहरा तो दूसरा बलद बासदा दिखता ना, दूसरी जो रेड़ू गाड़ी जाती उसकी देख के बलद लग जाता बाजन, गुर गुर दुग 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 दुग। मजा आया करता खूब भाई, एक नंबर का। किसी दिन खेता में तार दिया करता मैं तो नुक्का नु धर गवा तो सीधा खेत में उतर जाया करती रेड़ी, ऐसे से काम करोड़े हैं। लेकिन उसका मजा अलग था भाई, उस रेड़ू बचाने का। खाली रेड़ू फिर भरिया रेड़ू, आंदोड़ी बरोटियां बरोटियां ऊपर नु लद गया, एक नंबर का स्वाद आया करता, झोले खांदे जो रोज का ना उनका उन्ना तो भाई कोई स्वाद आओ उन्होंने यार के रेड़ू ट्रैक्टर आ जा, लेकिन जो कदे कदा उन्ना स्वाद आओ है, मानो बात है। ठीक है, इसके अलावा जो क्या फसल है, तो जो के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो भी हमें कहां से मिले हैं, बनावली से। क्या हमें जो नामक फसल है इसके हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ओके जी, चीज भी हमें समझ में आ गई। ठीक है ठीक है जी। उसके अलावा अग्निवेदियों व मातृवेदियों के प्रमाण भी मिले हैं। अग्निवेदियों व मातृवेदियों के जो प्रमाण हैं वो भी हमें मिले हैं। कहां से मिले हैं, बनावली से मिले हैं। बनावली कहां है जी, फतेहाबाद के अंदर है। ओके जी। इसके अलावा जो हल है, जो हमारा हल जो किसान यूज करते थे पुराने समय के अंदर, उसका जो टेरोकोटा होता था वो भी हमें यहां से मिला है। लिखेंगे सभी साथी, हल का टेरोकोटा। जो छोटे आया कर दे भाई, हम तो उस टाइम तो अड़गेल बाया कर दे, टेरोकोटा मिला है। तो ट्रैक्टर गेल नो समझ लो आधा घंटा में किला बह जाए, आधा घंटा ही पूरा कौन लगा था। उस टाइम तो पूरा 1 किला बड़द गेल नो एक लीक पाटती जाया कर दी, बाओ 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 बाओ, एक दिन में 1 किला प्रगड़ में आया करता आदमी। लेकिन उसका आदमी फिट रहा करता सारा दिन। एक तो खेत मांड कितनी वॉकिंग होया करती, ना कोई बीमारी होया करती आदमी का। बड़द गेल नेचुरल खेती सारा, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम था। लेकिन जितनी तकनीक बढ़ी है, फैसिलिटी तो मिली हापी ना, ये तो एक दिन में से 50 किले बह दो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लेकिन जो फैसिलिटी के साथ साथ शरीर भी तो खराब है। आदमी ट्रैक्टर में बैठा रहो, घर बैठे बैठे के वो था ना, कोई फिजिकल एक्सरसाइज होती ना कि में। और उस दिन सारा दिन पूरा दिन वॉकिंग भी करे तो भी कितनी एक्सरसाइज होगी। तो आदमी चलने का भी टाइम कौन मिलता आदमी ना, सारा दिन कुर्सी पर खाट पर पसरा रहा है, फोन देखी जा है। ठीक है, कोई गाड़ी चला ली, मोटरसाइकिल चला लिया, हर जगह मतलब फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो हो चुकी है। खड़ा है को नहीं होता आदमी तो ये हालात रहे तो आदमी नहीं और भी सिस्टम काम करना बंद कर देगा। ठीक है भाई, चले आगे। चलो जी, इसके अलावा जो शतरंज है, जो हमारा शतरंज देखा हुआ आप लोगों ने चेस, तो चेस का जो आकार है उसके आकार की नगर योजना भी हमें यहां पर मिले। उस टाइप के शहर होया कर दे पुराने टाइम पर। ठीक है, क्या बोल लेंगे इस आप, शतरंज जाल के आकार की नगर योजना, ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, ये भी हमें आपके बनावली फतेहाबाद के अंदर देखने
देखने को मिलती है भाई, बिल्कुल भाई। फिर हमें बनावली से एक विचित्र मुद्रा भी मिली है, यानी एक विचित्र टाइप का सिक्का मिला है जिसके ऊपर एक विचित्र पशु की आकृति है, जिसका जो धड़ है, धड़ तो शेर का है और ऊपर के जो सींग हैं वो बैल के हैं भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, विचित्र मुद्रा, मुद्रा का मतलब हो गया सिक्का, मुद्रा पर विचित्र पशु जिसका जो धड़ है, धड़ तो किसका है, शेर का है, और सींग बैल के हैं, ये भी हमें यहीं से मिले हैं। ओके भाई, तो भाई आज के लिए आप ही करते इतनी, ये तुम्हारी बनावली भी हो चुका है पूरा। ठीक है, आज आप इन्हें ये भी हमें कहां पर देखने को मिलती है, ये भी हमें आपके बनावली फतेहाबाद के अंदर देखने को मिलती है भाई, बिल्कुल भाई। फिर हमें बनावली से एक विचित्र मुद्रा भी मिली है, यानी एक विचित्र टाइप का सिक्का मिला है जिसके ऊपर एक विचित्र पशु की आकृति है, जिसका जो धड़ है, धड़ तो शेर का है और ऊपर के जो सींग हैं वो बैल के हैं भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, विचित्र मुद्रा, मुद्रा का मतलब हो गया सिक्का, मुद्रा पर विचित्र पशु जिसका जो धड़ है, धड़ तो किसका है, शेर का है, और सींग बैल के हैं, ये भी हमें यहीं से मिले हैं। ओके भाई, तो भाई आज के लिए आप ही करते इतनी, ये तुम्हारी बनावली भी हो चुका है पूरा। ठीक है, आज आप इन्हें एक तो वैदिक शब्द हैं वो बैल के हैं भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, विचित्र मुद्रा, मुद्रा का मतलब हो गया सिक्का, मुद्रा पर विचित्र पशु जिसका जो धड़ है, धड़ तो किसका है, शेर का है, और सींग बैल के हैं, ये भी हमें यहीं से मिले हैं। ओके भाई, तो भाई आज के लिए आप ही करते इतनी, ये तुम्हारी बनावली भी हो चुका है पूरा। ठीक है, आज आप इन्हें एक तो वैदिक सभ्यता पढ़ ली, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ली। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कौन से, राखी हो गया, राखी गढ़ी, फरमाना हो गया और अपना बनावली हो गया। ठीक है, आप इन्हें टोटल 5 टॉपिक आज की क्लास का मैं रगड़ दिए हैं, और मित्ता थल वगैरह आ रही हैं और रह गए बिरडाना बुरडोना, या फिर कल करके सिंधु घाटी सभ्यता वाला ये जो टॉपिक है इसको हम लोग समाप्त कर देंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो राजा वगैरह की जो हिस्ट्री उसको स्टार्ट कर देंगे, और फिर 1857 की क्रांति के साथ ही क्या है, हम लोग हरियाणा की हिस्ट्री को समाप्त कर देंगे। मोटा मोटा इसमें बुधवार वीरवार तक का सेशन रह गया, उसके बाद हरियाणा की जो हिस्ट्री है ये आपकी समाप्त हो जाएगी, जिक्के समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और अब की बार पिछली बार से हमने कुछ डी पे पढ़ा, गहराई था पढ़ा पिछली बार तो अपनी 51 क्लास तक मतलब हरियाणा जी की पूरी होगी थी। अब की बार तो 59 क्लास तो होगी, 60 मतलब मोटा मोटा 65-66 क्लास तो आराम तो होंगी। ठीक है भाई, तो इन प्रश्नों की PDF क्लास कैसी लगी जरूर बताओ भाई, तुमको समझ में आने लग रहा है, नहीं आने लग रहा, मजा